ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2 आपके सामने। मैं आज एक नया लेक्चर नई एनर्जी के साथ आ गया। भूपेश आनंद। मैं इंडिया, मैं यूएसए, मैं यूरोप। बेटे आज टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर 2 इन रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होगा आज, थोड़ा सा और एक बात को बताना है, फिर लेक्चर नंबर 3 से मेन पिक्चर स्टार्ट कर देंगे यार। आज तक तो मैं कास्टिंग बता रहा हूं। Today also I will be telling you some basic logics in regard to standard costing. यार जब तक लॉजिक्स, जब तक कंसेप्ट, बातें आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड में नहीं चल रही होंगी, समझ कैसे आएगा यार। आप क्यों जल्दी कर रहे हो? बाकी टीचर्स कैसे करा रहे हैं आप देखो ना। मेरी लैंग्वेज, मेरी एनर्जी आप खुद, यू कैन कंपेयर। आप रजिस्टर ओपन करें जी, बाकी की बातें छोड़े। लेक्चर नंबर 2 मैंने लिखा। आज के इस लेक्चर में मेरे विचार ये हैं कि अगर आपको कोई भी चीज पानी है इस दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आपको विश्वास करना है कि वो चीज आपको मिल जाएगी। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। संकल्प, यू हैव टू गिव मैनिफेस्टेशंस। यू कैन अचीव दोज मैनिफेस्टेशंस विद द हेल्प ऑफ दैट। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है जो भी आपको चाहिए इस लाइफ में। लेक्चर नंबर 2, कमर सीधी करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होगी तो लाइफ एनर्जी ज्यादा बढ़िया सर्कुलेट करेगी। आप मेरी बातों को ज्यादा समझ पाएंगे। आप लिखेंगे तो और ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी और फिर आप खुश रहेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। आइए जी आइए, मेहरबान कदरदान भूपेश आनंद के साथ एक लेक्चर प्यार से मैं आज आपको दोबारा से कराना चाहता हूं। एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन द लास्ट लेक्चर। नो डाउट आई हैव गिवन द बेसिक कंसेप्ट्स। मैंने कुछ बातें बताई थी लास्ट क्लास में। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। आज कुछ और बताऊंगा। डी फॉर 2 एप्पल, ई फॉर 1 एप्पल, एफ फॉर 4 एप्पल। आज कुछ और बताकर फिर मैं धीरे धीरे वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस और फिर एसे स्टार्ट कर देंगे। तो आइए भूपेश आनंद के साथ हेडिंग लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट। बेटे वेरिएंस एनालिसिस, एनालिसिस का वैसे मीनिंग क्या होता है? छानबीन करना, गलतियों को निकालना, या उसकी एक एक बात का रेप्रिकेशन, इंटरप्रिटेशन, कमेंट देखना। जब आप किसी से बात करते हो, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? जैसे खिलता गुलाब, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एयर कंडीशनर। इट मींस दैट लड़का इज डूइंग एनालिसिस ऑफ दैट लड़कीज फेस। आप कभी भी किसी से बात करते हो तो आप उस बात के इंटरप्रिटेशंस निकालते हो। आप क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, उससे पूछता है, उसके लिए बड़ी सारी चेकिंग करता है, तो ही व्हाट इज डूइंग? ही इज डूइंग एनालिसिस, डायग्नोसिस। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप भी डायग्नोसिस कर रहे हो, आप भी वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे हो, आप भी डेविएशंस निकाल रहे हो। तो मैंने कहा वेरिएंस एनालिसिस कह दें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कह दें, बात एक ही है। आप लिख रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस इज द प्रोसेस। बेटे ये प्रोसेस है, पाव भाजी बनाने का एक प्रोसेस है, गोभी आलू बनाने का एक प्रोसेस है। Similarly, for a management accountant, for calculating the variances, he has to follow variance, he has to follow a process, and in that process, he has to compare two things. उसको दो बातों से कंपेयर करना पड़ेगा। एक जो उसने पहले एस्टिमेट एक्सपेक्टेड की थी, लेट इट बी रेवेन्यू, लेट इट बी कॉस्ट, और एक एक्चुअली में जो रेवेन्यू या एक्चुअल कॉस्ट हो गई, he has to compare that with this, and then he will find out the deviations, he will find out the differences. तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट में, वेरिएंस एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड एक्चुअल रेवेन्यूज। मतलब हकीकत, हकीकत जो भी कुछ हकीकत में हुआ, उस हकीकत को आपके विचारों से, जो आपने विचार थे, आई एम कंपेयरिंग दिस हकीकत विद विचार, दीज आर द उर्दू वर्ड्स, and the difference, if any, between the hakikat, that is actual, and the expected, that is named as deviation, and that deviation has to be estimated, that has to be calculated. I am doing that only. इस प्रोसेस का नाम है बेटे वेरिएंस एनालिसिस। जैसे ब्रेड में हम बटर लगाते हैं तो पॉपअप होता है ना,
तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट. मैंगो शेक बनाते हो तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट. आम को काटो, दूध को काटो, चेरी, ड्राई फ्रूट, दिस दैट, आइसक्रीम, देयर इज अ प्रोसेस. सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस देयर इज अ प्रोसेस. खाना बनाते हो तो देयर इज अ प्रोसेस. तंदूरी रोटी बनाए, है ना, गार्लिक नान बनाए, देयर इज अ प्रोसेस. सिमिलरली फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वेरिएंस एनालिसिस, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस, the variations, the deviations, that process is named as variance analysis. बट आपके बचपन से लेकर अभी तक आपने भी एंड आपके पेरेंट्स ने भी हमेशा कंपेयर किया है कि मेरा बेटा ऐसा, तेरा बेटा ऐसा, देख उसको कितना पास हो गया, देख उसको. 10th में सपोज करते हैं आपके साथ में एक लड़की रहती है, उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, आपके कम आ गए, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं. देख 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 बबली को देख, मान ले तो उसका नाम बबली और आपका नाम बंटी है. इट मींस दे आर कंपेयरिंग इट. तो बंटी क्या कहता है, पापा उसको देख देख के ही तो मेरे नंबर कम आए, पापा मैं क्या करूं, पापा उसको ही को तो देखता रहता था, अब आप भी कह रहे हो देख देख देख. It means you are comparing. When I say देख, in the standard costing also you have to देख, you have to compare. तो मैंने यहां पर ये लिखा कि आप बंटी और बबली, अब जब आप कंपेयर करते हैं दो बच्चों को, उनके मार्क्स को, उनके रिपोर्ट्स को, उनकी हाइट को, उनके इंटेलिजेंस को, उनकी हैबिट्स को, उनके बिहेवियर को, तो मैं कहता हूं दैट इज नेम्ड एज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियंस एनालिसिस. अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, आप घर में बड़ी सारी बातें हम सब डिसाइड करते हैं, फैमिली में हम रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, फादर भी है, मदर भी हैं, सब है ना, भाई बहन भी हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ रूल्स बनाते हैं, भाई हम सब बैठे कि भाई डिनर एक साथ रात को 10 बजे सब करेंगे, ऐसा अज्यूम करते हैं, इट इज अ प्रोटोकॉल, इट इज अ रूल. बट सपोजिंगली वो कई बार सपोज करते हैं मैं लेट पहुंचा, 10 बजे, मैंने 9 बजे मैं उस डिनर टेबल में मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो हो जाता, महीने में 1-2 बार हुआ, ठीक है. पर अगर मैं ज्यादा नहीं बैठ रहा, ज्यादा 9 बजे टाइम से नहीं आता, 10-12 बार, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस. 2 तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं. एक तो सिग्निफिकेंट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. अच्छा जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या तो हमने बजट गलत बनाया या एक्चुअल में कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो, इतना कैसे गलती हो सकती है यार. आप जब अपने मार्क्स को अज्यूम करते हो पेपर में देने के आने के बाद, तो ठीक है डिफरेंस आता है, बट आपने सोचा 70 आ गए 65, अब आपने सोचा 70 और आए 30, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. इसका मतलब आप जो सोच रहे हो उसके बेसिक लॉजिक में ही डिफरेंस है. तो इट इज अ पॉइंट ऑफ थॉट कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी टीचिंग वीडियोस, आप किससे पढ़ रहे हो, आपके लॉजिक्स क्या है, आप हैंड रिटन स्लाइड्स बना रहे हो, इट मींस वो सभी बातों पे फिर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेशंस एंड द एक्चुअल इज सिग्निफिकेंट. बट इफ द डिफरेंस इज वेरी माइनर, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो गए, 4-5 हो गए, ठीक है, होता है. तो बेटे मैं आपसे कह रहा हूं कि हम घर में भी जब रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, जब बहुत ज्यादा डेविएशन आता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स टोकते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम 9 बजे क्यों नहीं आते खाना खाने, 10 दिन से देख रहा हूं, 1 वीक से देख रहा हूं. इट मीन्स इट इज नेम्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. आप मुझे बताओ, रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी के पास, साहब के पास क्या इतना टाइम है कि रेगुलरली देखे जी थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों आ रहा है. इतना सारे स्टोर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारी मीटिंग्स हैं कि यार खाने खाने का भी टाइम नहीं है. इट मींस ही विल नॉट सी लोकल डेविएशंस, वो तो कुछ देखेगा ही नहीं भाई साहब. अच्छा अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देन ओनली ही विल सी टू दैट. इट मींस हम छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देंगे, हम आगे चलेंगे, नहीं तो लाइफ आगे नहीं चलेगी यार. As a management accountant, what I want to say in this point, in this second point, is that whenever I am using standard costing, actually I am helping my top level management, because those people are using management by exception. It means if there is any exception, जो हमने सोचा था और जो हुआ, if there is any exception for that, अगर उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देन टॉप लेवल विल डिवोट देयर टाइम, अदरवाइज दे विल से इट इज ओके.
इट मीन्स व्हेन आई डू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आई कैन फाइंड आउट, मैं ये देख सकता हूँ कि ये डिफरेंस, मैं ये बता सकता हूँ, मैं डेविएशन निकाल सकता हूँ, मैं उसको वे फेवरेबल या एडवर्स बता सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि डिफरेंस बड़ा सिग्निफिकेंट है, तब तो उसको देख मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा. इट मीन्स दे कैन मैनेज द टाइम एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. आपने बचपन में किया होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट नंबर 2 से कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हेल्प करती है. ठीक है जी. लिखा, एक बच्चे ने कमर सीधी तक नहीं करी, दूसरे ने रजिस्टर भी नहीं खोला, तीसरा सोच रहे लिखूं ना लिखूं, चौथे के तो थप्पड़ मारने का मन कर रहा है बेटे. अच्छा अब एक चीज बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ एक बातें बताई थी. मैंने क्या बताया था? आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड मैंने कहा था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, पर्सनल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीबीएसई का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सीए का, एसीसीए का, सीएमए यूएसए का. और फिर आपको मैंने एक बच्चे का कहा था कि उसके 70% आए बट ही हैज थॉट कि 72 आने चाहिए और वो डिप्रेशन में चला गया. दैट इज अ पर्सनल. बट द पॉइंट इज वो स्टैंडर्ड एक्चुअली में निकाले कैसे जाते हैं? वो 70 या वो 33 या 40 कैसे निकाले होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कि भाई अगर एक बच्चे के 33.33 आएंगे तो हम पास मानेंगे? भगवान ने तो आगे नहीं बताए, या भगवान ने बता दिए कि भैया आप 33.33 अपनी पास परसेंटेज रखो, दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड. या दिल्ली यूनिवर्सिटी को कहा गया भगवान ने, दैट अल्लाह मियां ने, दैट दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड 40%. नो, इट मींस देयर हैज टू बी सम बेसिस. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, प्रोफेशनल बॉडीज ने देखा होगा, कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट फॉलो किया होगा ना. विद द हेल्प ऑफ दैट दे हैव डिसाइडेड दैट दिस शुड बी द परसेंटेज. तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के तीसरे पॉइंट में आ रहा हूं, जो सबसे प्रीशियस पॉइंट है. मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड्स दो होते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, लोकल स्टैंडर्ड्स, पर्सनल स्टैंडर्ड्स. बट द पॉइंट इज वो स्टैंडर्ड बनाने के पीछे सोर्सेस क्या हैं. तो बेटा देयर आर 4 सोर्सेस जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. एक सोर्स होता है एक्टिविटी एनालिसिस, दूसरा सोर्स होता है हिस्टोरिकल डाटा, थर्ड इज बेंचमार्किंग एंड द फोर्थ इज टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट प्राइसिंग. आप पहले लिख लो, मैं एक एक एग्जांपल, एक एक मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, केएफसी, सबका एग्जांपल लेके समझाऊंगा. बस आप लिखने का काम कर लो बेटे. ऊपर लिखो थर्ड पॉइंट, सोर्सेस ऑफ स्टैंडर्ड्स. इट मींस वो स्टैंडर्ड्स के क्या सोर्सेस हैं, कहां से आते हैं वो स्टैंडर्ड्स, क्या मापदंड. कैसे हम अज्यूम करते हैं कि भाई डोमिनोज पिज्जा की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ना यार. अब आप ये बताओ, पिज्जा की कॉस्ट निकाले तो कैसे कैलकुलेट करें? हम क्या करेंगे, उस पिज्जा को बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज की कंपल्जन है, क्या क्या एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है. पिज्जा का बेस चाहिए, पिज्जा के ऊपर, बेस के ऊपर चीज चाहिए, फिर बटर चाहिए, कैप्सिकम चाहिए, पनीर चाहिए, ओनियन चाहिए, और भी जो कुछ आपने डलवाना, मशरूम वगैरह, उसके बाद टॉप अप. फिर इट मींस we will calculate that cost of all the activities. ओवन की कॉस्ट, फिर उसकी लेबर की कॉस्ट जो वहां पे खड़ा है. तो with the help of that we can calculate कि भाई these are the activities which are required to prepare a pizza and this will be the cost of that pizza. So it is named as activity analysis. With the help of activities मैं एक्टिविटीज के एनालिसिस से उस पिज्जा की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं. आप मेरी बात को सुन रहे हैं? तो 4 सोर्सेज हैं, लिखेंगे तो समझदार बनेंगे भाई साहब. सोर्सेस ऑफ स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी एनालिसिस, हिस्टोरिकल डाटा, बेंचमार्किंग, टारगेट कॉस्टिंग. मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं. मैं चाहता हूं कि आप 1-2 लाइन जरूर लिखें बेटे, एक्टिविटी एनालिसिस के ऊपर 1-2 लाइन लिखें. इट कंसिडर्स ऑल एक्टिविटीज required to complete a task. मतलब एक्टिविटी एनालिसिस में, because I want to find out the cost of that masala dosa. So for producing that masala dosa, what are the activities which are required and how much is the cost of those activities? I will add it and that I can say this is the standard cost of a masala dosa. Easy है बेटे. तो आप लिखें एक्टिविटी एनालिसिस की हेल्प से, इट कंसिडर ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क. मसाला डोसा की बात करें, कार की बात करें, नैनो की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें. आप बताइए नैनो मोटर्स की 1 लाख की कॉस्ट है. इट मींस डिफरेंट एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट कार. दैट इज एक्टिविटी एनालिसिस. डोमिनोज पिज्जा मैंने बता दिया. तो बेटे मैं इस समय भूपेश आनंद आपको छोटे छोटे लॉजिक्स बता रहा हूं. धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे.
आप बिल्कुल टेंशन मत लें, थर्ड लेक्चर से तो मैं सारे वेरिएंसेस के लॉजिक्स बताने स्टार्ट कर दूंगा यार। लेकिन ये ग्राउंड वर्क है, आपको बेस, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक ताल से ताल मिला। आप लिखो ना सोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड्स में, फर्स्ट इज एक्टिविटी एनालिसिस, सेकंड इज हिस्टोरिकल डाटा, थर्ड इज बेंचमार्किंग, फोर्थ इज टारगेट कॉस्टिंग। और आप सभी एक्टिविटी एनालिसिस के ऊपर 2-3 लाइंस लिख रहे हैं। इट कंसिडर्स ऑल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, मसाला डोसा, कार। अब आ गया हिस्टोरिकल डाटा। अच्छा, एक्टिविटी एनालिसिस में मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वो एक्टिविटीज में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट मैनेजर की, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की, प्रोडक्ट इंजीनियर की, परचेस मैनेजर की मीटिंग होगी, सब अपनी बात रखेंगे, चर्चा होगी, और उसके बाद हम उन एक्टिविटीज को डिफाइन करेंगे और कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे। आई थिंक लॉजिकली रिलेट कर रहा है, बात समझ आ रही है कि व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी एनालिसिस। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, हिस्टोरिकल डाटा। बेटे मैं यहां पर हिस्टोरिकल डाटा की बात में यह कहना चाहता हूं कि वी विल फाइंड आउट कि पास्ट टेंस में हाउ मच कॉस्ट वी हैव इनकर्ड, how much is the cost we have incurred for preparing a pan pizza, how much is the cost we have incurred for this much of topping, how much is the cost I have incurred for preparing for recording these video lectures। तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने इतने घंटे की रिकॉर्डिंग की, 1 घंटे की कॉस्टिंग ये, तो इतना मोटा मोटी इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स। इसका मतलब मैंने क्या किया, भूतकाल, पिछली बातों को रिलेट किया, ऐड किया और उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। तो हिस्टोरिकल डाटा में लिखिए पास्ट टेंस, भूतकाल, पास्ट एक्सपीरियंस। डाबर च्यवनप्राश को डाबर की अपने च्यवनप्राश की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो डाबर च्यवनप्राश इज एज पर हिस्टोरिकल डाटा क्या करेगा कि पास्ट टेंस में उसने जब जब च्यवनप्राश बनाया तो आंवले की कॉस्ट कितनी थी, बादाम की कितनी थी, इसकी कितनी थी, ब्रह्मी बूटी की कितनी। इट मींस ही विल कैलकुलेट दैट कॉस्ट हिस्टोरिकली एंड देन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर दैट विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर डाबर च्यवनप्राश। सिमिलरली फेविकोल पीडीलाइट, सिमिलरली भूपेश आनंद वीडियो लेक्चर्स, आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल। मैं इस समय आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से थोड़ा सा ऊपर उठे। मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले रटवाऊंगा नहीं, लॉजिकली बताऊंगा, लेकिन आपको लॉजिक कंसेप्ट तो थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड इज, मैंने पहली एनालिसिस बता दी, सेकंड बता दिया, थर्ड इज बेंचमार्किंग। बेटे बेंचमार्क क्या होता है कि हम इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में, एफएमसीजी में, टायर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में, इट मींस आई एम अ न्यू कंपनी, यू नो, एंड आई एम नॉट अवेयर, आई डोंट हैव द हिस्ट्री, आई डोंट हैव द एक्टिविटीज, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो मैं क्या करूंगा, बाकी लोग जो पहले से कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, उनके मापदंड क्या है, हाउ मच कॉस्ट दे हैव, and I will consider that as a benchmark for me for calculating the standard cost। सीधी सी बात है। आप किसी नए स्कूल में एडमिशन लेते हो, आपको नहीं पता कि कितने मार्क्स आने चाहिए, तो आप दूसरे बच्चों को देखते हो ना, उसके बेसिस पे अपनी मार्क्स को सेट कर लेते हो ना, क्योंकि आप तो पहली बार दे रहे हो ना, आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। तो बेंचमार्किंग लिखो ना, यूजिंग करंट प्रैक्टिसेस ऑफ सिमिलर ऑपरेशंस इन अदर फॉर्म्स, यूजिंग करंट प्रैक्टिसेस ऑफ सिमिलर ऑपरेशंस। मतलब जो मैं धंधा कर रहा हूं वही धंधा सामने वाले जो कर रहे हैं, झुंड कर रहा है ना, दैट इज झुंड इज नेम्ड एज इंडस्ट्री। लेट इट बी अ सीमेंट इंडस्ट्री, लेट इट बी एफएमसीजी इंडस्ट्री, लेट इट बी अ बैंकिंग इंडस्ट्री, लेट इट बी अ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, यू नो, I will see that their mapdand, you know, I will see what they are doing, how much is the cost they are incurring, and I will say that is my benchmark. So this can be a third source for this target costing। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए बना रहा हूं, उनसे मैं इतना टारगेट प्राइस चार्ज करूंगा, तो उसके लिए इतनी टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू अर्न दिस मच ऑफ प्रॉफिट। तो जितना टारगेट कॉस्ट मैं सोचता हूं कि इतना ही होना चाहिए, बिकॉज आई एम चार्जिंग दिस मच एज प्राइस। मान लेते हैं 100 रुपए का चार्ज मैं कर रहा हूं। एप्पल कंप्यूटर्स आई सीरीज का एक नया फोन बना रहे हैं, नई वॉच, ओनली फॉर सम पीपल, एंड दे आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज और $1 लाख फ्रॉम दैट वॉच, for that watch, and they want to earn $20,000, it means 80,000 should be the target cost, it means that will be their standard cost। तो आप लिखें target price is the price the firm can sell its product for, that we are all aware of।
Target cost is the cost that must be attained for the firm to realize its desired profit. And we will consider that target cost as my standard cost. So there are 4 sources on the basis of which I can, prepare my own standards. अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं ना सबसे प्रीशियस है, क्योंकि जो लेक्चर 3 है ना इसी चार्ट पे आधारित है। और उससे पहले मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक बात रखने वाला हूं। आप आराम से उस वीडियो को देखिए जो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। बेटे ऐसा ही करना है आपने, जिंदा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की धज्जियां उड़ा देनी है। आइए बेटे, मैं इस समय आपके पास बड़ी प्यारी सी एक बात लेकर आना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार अच्छी तरह से जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उसको देखें। और इसमें कुछ प्रिंटिंग, ये देखिए बजटेड प्रॉफिट। देखिए मेरी कहानी अब सारी प्रॉफिट पे जाएगी। As a management accountant, I want to have this much of profit because I have prepared a forecasted income statement, I have prepared a master budget, I have prepared a master financial budget, and as per that, my profit should be this much. मुझे अब वो प्रॉफिट कमाना है, उसको मैं कहूंगा बजटेड प्रॉफिट। जो मैंने सोच लिया कि दिस मच शुड बी नंबर ऑफ बिलियन डॉलर्स आई शुड अर्न एट द एंड ऑफ द पीरियड। लेट इट बी क्वार्टर, लेट इट बी 6 months, लेट इट बी 1 year, आई विल बी हैविंग माई एक्चुअल प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट में जो डिफरेंस आता है उसका नाम है वेरिएशन। अच्छा, डेविएशन क्यों आएगा? प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आएगा? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसका मतलब प्रॉफिट में जो इक्वेशन में डिफरेंस आएगा या तो सेल्स से आएगा या कॉस्ट से आएगा, और या तभी डिफरेंस आ सकते हैं प्रॉफिट में। अच्छा, सेल्स में डिफरेंस क्यों आएगा? वी विल सी, दैट इज नेम्ड एज सेल्स वेरिएंस। अच्छा, why there will be difference in the total cost? Because total cost is a composite of material cost, labor cost, overheads, and overhead is a composite of variable overheads and fixed overheads. इसका मतलब ऊपर चेक करो, आप कहते हैं ना बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम योर वर्ड्स। बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस। बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस बिकॉज दे विल बिकम योर हैबिट्स। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं बातों को लेकर आ रहा हूं कि अगर डिफरेंस है ना बजटेड प्रॉफिट में और एक्चुअल प्रॉफिट में, तो मैं कहता हूं दीज आर थॉट्स, दीज आर थॉट्स। इसके लिए मैं चेक करूंगा कि सेल्स माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट में बेटे ये फ्लो चार्ट बनाना है आपको 101%। कॉस्ट में देयर कैन बी मटेरियल कॉस्ट, देयर कैन बी लेबर कॉस्ट, देयर कैन बी ओवरहेड कॉस्ट। सो आई कैन हैव अ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस। तो आई थिंक आपको लॉजिकली बात समझ आ रही है मैं लेक्चर 3 से क्या करने वाला हूं और आपको क्या समझाने वाला हूं और क्या बताने वाला हूं। बेटे मैं सबसे पहले, मैं भूपेश आनंद आपके साथ सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कंप्लीट करूंगा और मटेरियल की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। रटना कुछ भी नहीं है, लॉजिकली बातों को समझेंगे। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस करेंगे, फिर ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स करेंगे, सेल्स बेटे सब कुछ करेंगे ए टू जेड। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कराऊंगा। अभी 2 लेक्चर तो थ्योरी कराई, अब प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। थोड़ा प्यार, थोड़ा मैजिक से लाइफ आगे लेके चलेंगे यार। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।